आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स के बारे में, इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स के बारे में और साथ में करेंगे फिलैटली के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स के बारे में। क्लोज नंबर 186 है value payable article. The value payable system is designed to meet the requirements of persons who wish to pay for articles sent to them at the time of receipt of the article. Value payable system मूल्य देय प्रणाली उन व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है जो ये चाहते हैं कि जब उन्हें उनका आर्टिकल मिलेगा उस आर्टिकल की प्राप्ति के समय वो उस आर्टिकल के लिए भुगतान करें। तो उन व्यक्तियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वैल्यू पेएबल पोस्ट को डिज़ाइन किया है। इसमें क्या होता है, इसमें प्राप्तकर्ता को एक आर्टिकल भेजा जाता है और जब प्राप्तकर्ता उस आर्टिकल को प्राप्त करता है उस समय वो उस आर्टिकल के लिए भुगतान करता है। तो इसमें किसको प्रेफरेंस दी जा रही है, प्राप्तकर्ता को, जो भी उस आर्टिकल को प्राप्त करने वाला है। तो जो भी व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे जब मेरा आर्टिकल मिलेगा उस समय मैं उस आर्टिकल के लिए भुगतान करूंगा, उस तरह के लिए इस सिस्टम को डिजाइन किया गया है। एंड आल्सो टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रेडर्स एंड अदर्स हु विश टू रिकवर थ्रू द एजेंसी ऑफ द पोस्ट ऑफिस द वैल्यू ऑफ आर्टिकल्स सप्लाइड बाय देम। और इसके अलावा ये प्रणाली उन व्यक्तियों, उन व्यापारियों के लिए भी है जो ये चाहते हैं कि वे डाकघर एजेंसी के माध्यम से उनके द्वारा आपूर्ति किए गए लेखों का मूल्य वसूल कर सकें। तो वैल्यू पेएबल सिस्टम क्या हो जाएगा, इस सिस्टम में कोई भी व्यक्ति अगर ये चाहता है कि जब मुझे मेरा आर्टिकल मिलेगा उस समय मैं उस आर्टिकल के लिए भुगतान करूंगा, तो उसके लिए ये सिस्टम है, या फिर कोई भी अदर ट्रेडर है या अदर पर्सन है, वो ये चाहता है कि मैं जो भी सामान भेजूंगा जब मेरा सामान प्राप्तकर्ता तक पहुंचेगा तो प्राप्तकर्ता से उस सामान के लिए राशि वसूल कर मुझे भेजी जाए। तो इस तरह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैल्यू पेएबल सिस्टम का यूज किया जाता है। वीपी आर्टिकल्स, अब वीपी आर्टिकल में क्या क्या शामिल हो सकता है, इसमें रजिस्टर्ड पार्सल आ जाएंगे, पंजीकृत पार्सल, रजिस्टर्ड लेटर, रजिस्टर्ड बुक पैकेट्स, न्यूज़पेपर्स, प्रीपेड विद पोस्टेज ऑफ न्यूज़पेपर और रेट ऑफ पोस्टेज एंड विद रजिस्ट्रेशन फीस मे बी ट्रांसमिटेड बाई इनलैंड पोस्ट एज वैल्यू पेएबल पोस्टल आर्टिकल्स। वैल्यू पेएबल डाक के माध्यम से आप किन किन डाक वस्तुओं को भेज सकते हैं, इसमें आप पंजीकृत पार्सल भेज सकते हैं, इसके माध्यम से पंजीकृत पत्र भेजे जा सकते हैं, इसके माध्यम से पंजीकृत बुक पैकेट भेजे जा सकते हैं और इसके माध्यम से न्यूज़पेपर भी भेजे जा सकते हैं। लेकिन कौन से न्यूज़पेपर भेजे जा सकते हैं, ऐसे न्यूज़पेपर भेजे जा सकते हैं जिनको समाचार की दर के अनुसार प्रीपेड किया गया हो या जिनके ऊपर समाचार पत्र वाली डाक दर लगाई गई हो। तो जैसे हमने पोस्ट ऑफिस में हमने पहले वीडियोस में किया रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स के बारे में, तो उस तरह के जो न्यूज़पेपर होते हैं जिनको पंजीकृत समाचार पत्र दर के अनुसार उनके ऊपर शुल्क लगाया गया हो और साथ में रजिस्ट्रेशन फीस या पंजीकरण शुल्क लगाया गया हो, इस तरह के न्यूज़पेपर्स को भी आप वीपी आर्टिकल्स के रूप में भेज सकते हैं। तो पंजीकृत पार्सल, पंजीकृत पत्र, पंजीकृत बुक पैकेट और समाचार पत्र। कैसे समाचार पत्र, जिनके ऊपर समाचार पत्र डाक दर के अनुसार डाक शुल्क लगाया गया हो और साथ में रजिस्ट्रेशन फीस का भी पूर्व भुगतान किया हुआ हो, उस तरह के समाचार पत्र और लेखों को हम क्या कर सकते हैं, वीपी आर्टिकल के रूप में भेज सकते हैं। द अमाउंट स्पेसिफाइड फॉर रेमिटेंस टू द सेंडर in the case of any such a postal article does not exceed ₹5,000। ऐसे किसी डाक लेख के मामले में प्रेषक को प्रेषण के लिए निर्दिष्ट राशि ₹5,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी वीपी आर्टिकल जब भेजा जाएगा मैक्सिमम उसको ₹5,000 की राशि के लिए भेजा जा सकता है, यानी कि किसी भी वीपी आर्टिकल के प्राप्तकर्ता से वितरण के समय वसूल की जाने वाली अधिकतम राशि ₹5,000 हो सकती है। Such parcels, letters and packets do not contain coupons,
tickets, certificates of introduction designed for sale of goods on what is known as the snowball system। उसके बाद इस तरह के जो वीपी आप पार्सल भेजेंगे, वीपी लेटर या वीपी पैकेट भेजेंगे, इनमें स्नोबॉल सिस्टम के रूप में माने जाने वाली सामग्री के लिए डिज़ाइन किए गए कोई भी परिचय पत्र नहीं होने चाहिए, इसमें कोई कूपन नहीं होने चाहिए, इसमें कोई भी टिकट नहीं होने चाहिए। तो वीपी आर्टिकल में कूपन, टिकट, सर्टिफिकेट ऑफ इंट्रोडक्शन, जिसे किसी भी सामान की बिक्री के लिए डिज़ाइन किया गया हो, इस तरह का कुछ भी आप वीपी आर्टिकल में नहीं भेजेंगे और इस तरह के सामान को स्नोबॉल सिस्टम के रूप में जाना जाता है। तो स्नोबॉल सिस्टम के रूप में जो भी सामग्री मानी जाती है उसको आप वीपी आर्टिकल के रूप में नहीं भेज सकते। क्लोज नंबर 188 है डिक्लेरेशन घोषणा। नो सच पोस्टल आर्टिकल एज aforesaid will be accepted at any post office for transmission by post as a value payable postal article unless the sender declares that it is sent in execution of a bona fide order received by him। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी वीपी आर्टिकल अगर भेजना है तो प्रेषक अपनी मर्जी से उसको नहीं भेज सकता। जब भी कोई व्यक्ति किसी वीपी आर्टिकल को पोस्ट करने के लिए डाक घर में लेकर आएगा, उसको वहाँ पे ये डिक्लेयर करना होगा, उसको वहाँ पे ये डिक्लेरेशन देनी होगी कि ये जो आर्टिकल मैं भेज रहा हूँ, इस आर्टिकल को भेजने के लिए मुझे प्राप्तकर्ता से एक बोनाफाइड या प्रमाणित आदेश मिला है कि वो प्राप्तकर्ता इस आर्टिकल को लेना चाहता है, उससे मुझे इस आर्टिकल को भेजने का ऑर्डर मिला है, तभी उस आर्टिकल को वीपी आर्टिकल के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। तो किसी भी आर्टिकल को पोस्ट ऑफिस में वीपी के रूप में तभी स्वीकार किया जाएगा जब उस आर्टिकल का प्रेषक ये डिक्लेयर करता है, ये घोषणा करता है कि मैं इस आर्टिकल को मेरे द्वारा प्राप्तकर्ता से जो ऑर्डर मिला है, उस ऑर्डर के प्राप्त होने के एग्जीक्यूशन में, उसके निष्पादन में इस आर्टिकल को भेज रहा हूँ। मैं अपनी मर्जी से नहीं भेज रहा हूँ, मुझे इस आर्टिकल को भेजने के लिए प्राप्तकर्ता से एक ऑर्डर मिला है, उस ऑर्डर के निष्पादन या एग्जीक्यूशन में मैं इस ऑर्डर को या इस आर्टिकल को भेज रहा हूँ। At any post office notified from time to time in this behalf by Director General। फिर डायरेक्टर जनरल के द्वारा समय समय पर कुछ डाक घरों को नोटिफाई किया जाता है, अधिसूचित किया जाता है। किस चीज़ के लिए? This sender will in addition be required to declare that this article is one the transmission of which by post as a value payable postal article is permitted। कि ये जो वीपी आर्टिकल प्रेषक के द्वारा भेजा जा रहा है, उस वीपी आर्टिकल के प्रेषक को ये डिक्लेयर करना होगा कि इस आर्टिकल में वो वही सामान भेज रहा हूं जिसको भेजने की अनुमति वीपी आर्टिकल में होती है। तो अगर डायरेक्टर जनरल निर्धारित करता है या अधिसूचित करता है किसी भी पोस्ट ऑफिस को, तो वहां पर सेंडर को क्या करना होगा? सेंडर को ये जो ऊपर डिक्लेरेशन बताई है कि मैं इस आर्टिकल को प्राप्तकर्ता से बोनाफाइड ऑर्डर के एग्जीक्यूशन में भेज रहा हूं, उस डिक्लेरेशन के साथ उसको ये भी डिक्लेयर करना होगा कि इस वीपी आर्टिकल में मैं जो भी सामान भेज रहा हूं उसको वीपी आर्टिकल के रूप में भेजने की अनुमति है। नो पोस्टल आर्टिकल एज aforesaid विल बी एक्सेप्टेड एट दीज पोस्ट ऑफिस विदाउट सच फर्दर डिक्लेरेशन। तो इस तरह के डायरेक्टर जनरल के द्वारा समय समय पर अधिसूचित किए हुए डाक घरों में वीपी आर्टिकल को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक वो इस तरह की डिक्लेरेशन नहीं दे देता कि मैं वीपी आर्टिकल में वही सामान भेज रहा हूं जिसको वीपी आर्टिकल के रूप में भेजने की अनुमति है। An article may be sent by the value payable post even though it possesses no intrinsic value। किसी भी आर्टिकल को वैल्यू पेएबल आर्टिकल के रूप में आप भेज सकते हैं भले ही उसका कोई आंतरिक मूल्य ना हो। कोई भी वीपी आर्टिकल आप भेजते हैं उसमें आप ऐसा सामान भी भेज सकते हैं जिसकी कोई भी आंतरिक वैल्यू नहीं हो, यानी कि जिसके अंदर आपने उस आर्टिकल के अंदर जो आप सामान भेज रहे हैं उसका कोई भी मूल्य अगर नहीं है, तभी उस आर्टिकल को आप
वीपी आर्टिकल के रूप में भेज सकते हैं। 10 लीगल डॉक्यूमेंट्स, बॉन्ड्स, पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस, प्रोमिसरी नोट्स, रेलवे गुड्स एंड पार्सल रिसिप्ट्स, बिल्स ऑफ लैडिंग और ऑर्डिनरी बिल्स फॉर कलेक्शन मे बी सेंट एज वैल्यू पेएबल पोस्टल आर्टिकल। तो आप कोई भी ऐसा सामान वीपी आर्टिकल के रूप में भेज सकते हैं जिसकी कोई इंस्ट्रिंसिक वैल्यू ना हो, जिसका कोई आंतरिक मूल्य ना हो। इसका अर्थ हो जाएगा आप उसमें लीगल डॉक्यूमेंट भी कोई भेज सकते हैं। अब लीगल डॉक्यूमेंट है, उसकी हो सकता है वैल्यू ना हो, कोई भी आप बॉन्ड भेज सकते हैं, इंश्योरेंस की पॉलिसीज भेज सकते हैं, कोई भी प्रोमिसरी नोट्स भेजे जा सकते हैं, रेलवे के सामान या पार्सल की रसीदें भेजी जा सकती हैं, लैडिंग के बिल भेजे जा सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल आप भेज सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को भी आप वीपी आर्टिकल के रूप में भेज सकते हैं। भले ही इनका कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, इंस्ट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, तब भी इनको वैल्यू पेएबल पोस्ट के माध्यम से भेजा जा सकता है। In the case of a railway receipt or bill of lading sent as a value payable postal article, it will be sufficient for the purpose of this rule if the article to which railway receipt or bill of lading relates has been sent in execution of a bona fide order। जैसे हमने ऊपर किया कि आपको ये डिक्लेयर करना होगा अगर वीपी आर्टिकल भेजना है कि ये जो आर्टिकल भेजा जा रहा है मैं प्राप्तकर्ता से प्राप्त एक बोना फाइड ऑर्डर के एग्जीक्यूशन में इसको भेज रहा हूँ। तो अगर आप वीपी आर्टिकल में कोई भी रेलवे रिसिप्ट भेज रहे हैं या बिल ऑफ लैडिंग भेज रहे हैं तो इस तरह की डिक्लेरेशन के लिए ये सफिशेंट है कि आप रेलवे रिसिप्ट या बिल ऑफ लैडिंग भेज रहे हैं तो इस तरह की डिक्लेरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे ये सफिशेंट है कि अगर आप ये भेज रहे हैं तो उसको एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर में ही मानना चाहेगा, एग्जीक्यूशन ऑफ बोनाफाइड ऑर्डर के रूप में मानकर भेज दिया जाएगा। तो वहाँ पर कोई ज़्यादा डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो मूल्य दे डाक लेख के रूप में भेजे गए रेलवे रिसिप्ट या बिल ऑफ लैडिंग के मामले में ये नियम के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त होगा कि वे वस्तु जिससे रेलवे रसीद या बिल ऑफ लैडिंग संबंधित एक प्रमाणित आदेश के निष्पादन में भेजी गई है। तो वहाँ पे ज़्यादा डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ पे ये मानना जाएगा कि अगर आप उसमें रेलवे रिसिप्ट या बिल ऑफ लैडिंग भेज रहे हैं तो वो बोनाफाइड ऑर्डर के एग्जीक्यूशन में ही भेजे जा रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी आपके इंस्टेंसिक वैल्यू अगर कोई नहीं है किसी आर्टिकल की तब भी उसको वीपी आर्टिकल के रूप में भेजा जा सकता है। क्लोज नंबर 189 है पोस्ट ऑफिस फ्रॉम एंड टू विच वीपी आर्टिकल्स मे बी सेंट। किस डाक घर से आप वीपी आर्टिकल भेज सकते हैं और किस डाक घर के लिए आप वीपी आर्टिकल भेज सकते हैं। वीपी आर्टिकल्स कैन बी पोस्टेड एट एनी पोस्ट ऑफिस दैट इज अ मनी ऑर्डर ऑफिस टू एनी अदर मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस। वैल्यू पेएबल आर्टिकल किसी भी ऐसे पोस्ट ऑफिस से पोस्ट किए जा सकते हैं जो मनी ऑर्डर ऑफिस होना चाहिए और किसी भी ऐसे डाकघर को भेजे जा सकते हैं वो मनी ऑर्डर ऑफिस होना चाहिए। तो मनी ऑर्डर ऑफिस होना चाहिए चाहे वो भेजने वाला है चाहे वो प्राप्त करने वाला है। ऑल पोस्ट ऑफिसेज आर मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिसेज। अब कौन से डाकघरों को मनी ऑर्डर ऑफिस कहा जाता है? सभी पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस होते हैं एक्सेप्ट पोस्ट ऑफिस मार्क्ड बाय लेटर डी अपोजिट देयर नेम्स। लिस्ट ऑफ सच पोस्ट ऑफिसेज गिवन इन दिस पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 3। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 3 में डाकघरों की सूची दी हुई है। उस सूची में जिन डाकघरों के अपोजिट डी शब्द लिखा हुआ है उन डाकघरों को छोड़कर बाकी सभी पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस होते हैं और वीपी आर्टिकल किसी भी मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजा जा सकता है और किसी भी मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस के लिए भेजा जा सकता है। क्लोज नंबर 190 है मैनर ऑफ पोस्टिंग वीपी आर्टिकल्स। वीपी लेख पोस्ट करने का क्या तरीका होता है? Every postal article intended to be transmitted by post as a value payable postal article must be presented at the post office with the prescribed printed form in which the sender must specify the sum to be remitted to himself, fill in the required entries and sign the declaration required by clause number 188। जिस भी डाक वस्तु को आप डाक के माध्यम से वीपी के रूप में भेजना चाहते हैं, जिस भी आर्टिकल को आप डाक के माध्यम से वीपी आर्टिकल के रूप में भेजना चाहते हैं उस आर्टिकल को आपने डाक घर में प्रस्तुत करना होता है।
क्या उस आर्टिकल को आपने डाकघर में प्रस्तुत करना होता है। उस आर्टिकल के साथ आपको एक निर्धारित प्रिंटेड फॉर्म भी प्रस्तुत करना होता है। इस फॉर्म में क्या होता है, प्रेषक उस राशि को स्पेसिफाई करता है, प्रेषक उस राशि को निर्दिष्ट करता है जो राशि वीपी आर्टिकल के लिए वसूल करके प्रेषक को भेजी जानी है। और साथ में डिक्लेरेशन जो हमने क्लोज नंबर 188 में की कि ये जो आपका वीपी आर्टिकल भेजा जा रहा है ये प्राप्तकर्ता से प्राप्त एक बोनाफाइड ऑर्डर के एग्जीक्यूशन में भेजा जा रहा है, उस तरह की एक डिक्लेरेशन भी उसको प्रस्तुत करनी होगी। तो किसी भी अगर वीपी आर्टिकल को भेजना है, पोस्ट करना है, उसको आपने डाक घर में प्रस्तुत करना है। उसके साथ एक निर्धारित प्रिंटेड फॉर्म भी रहेगा जिसमें प्रेषक उस राशि को निर्दिष्ट करेगा जो राशि उसको वीपी आर्टिकल के प्राप्तकर्ता से वसूल करने के बाद भेजी जाएगी। और साथ में जो हमने डिक्लेरेशन की घोषणा की क्लोज नंबर 188 में वो भी साथ में प्रस्तुत करनी होगी। The sender must also write clearly on the face of the article itself। उसके बाद प्रेषक को वीपी आर्टिकल के मुख पर, अब फेस क्या हो जाएगी, जिस साइड एड्रेस या प्राप्तकर्ता का पता लिखा होता है। तो वीपी आर्टिकल के जिस तरफ प्राप्तकर्ता का पता लिखा होगा उस साइड में प्रेषक को और क्या लिखना होगा। इन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, ऊपरी बाएं हाथ के कोने में द लेटर्स वीपी, उसे क्या शब्द लिखने होंगे, वीपी फॉलोड बाय एन एंट्री इन फिगर्स एंड वर्ड्स ऑफ द अमाउंट फॉर्मिटांस टू हिमसेल्फ। और साथ में वीपी शब्द लिखने के बाद उसको वो राशि शब्द और अंकों में लिखनी होगी जो प्राप्तकर्ता से उस वीपी आर्टिकल के लिए वसूल करने के बाद प्रेषक को भेजी जाएगी। इन द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर हिज ओन नेम एंड फुल एड्रेस, और नीचे बाएं हाथ के कोने में स्वयं का पूरा नाम और पता लिखेगा। तो किसी भी वीपी आर्टिकल को पोस्ट करने का क्या तरीका रहता है, उस आर्टिकल को जिसको आप वीपी के रूप में भेजना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस में आपने उसे प्रस्तुत करना है। साथ में एक निर्धारित प्रिंटेड फॉर्म रहेगा जिसमें प्रेषक उस राशि को निर्दिष्ट करेगा जो राशि उसे उस वीपी आर्टिकल के प्राप्तकर्ता से वसूल करके रिमिट की जाएगी। और साथ में उसको डिक्लेरेशन भी देनी होगी, घोषणा भी देनी होगी जिसमें वो ये बताएगा कि ये जो आर्टिकल भेजा जा रहा है प्राप्तकर्ता से प्राप्त बोनाफाइड ऑर्डर के एग्जीक्यूशन में भेजा जा रहा है। उसके अलावा वीपी आर्टिकल के फेस के ऊपर क्या होगा, वीपी शब्द लिखा जाएगा अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, और उसके आगे क्या लिखा जाएगा, वह राशि लिखी जाएगी शब्द और अंकों में जो प्रेषक को प्राप्तकर्ता से वसूल करने के बाद रिमिट की जाएगी। और लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में प्रेषक अपना स्वयं का नाम और पूरा पता लिखेगा। The sender's name and address may be indicated by clear impression of a stamp of the value payable article। उसके बाद प्रेषक अपना नाम और पता देने के लिए साफ और स्वच्छ एक मुहर की छाप भी लगा सकता है, यानी कि एक स्टैम्प इम्प्रेशन के माध्यम से भी अपना नाम और पता उस आर्टिकल के ऊपर इंगित कर सकता है, इंडिकेट कर सकता है। वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस द टर्म ऑफ पेमेंट शोन इन द वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर फॉर्म इज द वन where the article has been booked। मूल्य देय वस्तुओं को उस समय तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि मूल्य देय मनी ऑर्डर फॉर्म में दिखाया गया भुगतान का शहर वह ना हो जहां पर लेख बुक किया जा रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, एक मान लीजिए पोस्ट ऑफिस है जहां पे उस वैल्यू पेएबल आर्टिकल को बुक किया जा रहा है। अब वैल्यू पेएबल आर्टिकल के साथ एक मनी ऑर्डर भेजा जाता है जिसे हम वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर कहेंगे। वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर में जो भुगतान का शहर होगा, अब देखिए क्या होगा, वीपी आर्टिकल भेजा, प्राप्तकर्ता से राशि वसूल की गई, फिर वो राशि वापस रिमिट की जाएगी उस वीपी आर्टिकल के सेंडर को। तो कैसे की जाएगी, इस मनी ऑर्डर के माध्यम से की जाएगी। अब इस वीपी मनी ऑर्डर में जो ऑफिस ऑफ पेमेंट होगा, इनके प्राप्तकर्ता से जो राशि वसूल किया है वो राशि प्रेषक को भुगतान करने वाला जो कार्यालय इस वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर में दर्शाया गया होगा वो वही कार्यालय होगा जहां पे उस वीपी आर्टिकल को बुक किया होगा। तो वीपीएमओ और वैल्यू पेएबल आर्टिकल को जहां पे बुक किया जाता है दोनों में सेम नाम होना चाहिए, तभी उसको वीपी आर्टिकल के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। तो किसी भी वैल्यू पेएबल आर्टिकल को उस समय तक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक उस मनी ऑर्डर के उस आर्टिकल के साथ भेजे जाने वाले वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर में दिखाया गया
टाउन ऑफ पेमेंट या भुगतान का शहर वह नहीं होगा जिसमें आर्टिकल बुक किया जा रहा है। रिसिप्ट विल बी गिवन टू द पर्सन हु प्रेजेंट्स द आर्टिकल, फिर उस डाक वस्तु को या उस वीपी आर्टिकल को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को एक रसीद दी जाती है। बुकिंग ऑफ वीपी आर्टिकल्स इन बल्क में या थोक में वीपी आर्टिकल्स की बुकिंग करना। अ प्रोसीजर सिमिलर टू दैट इंडिकेटेड इन क्लोज नंबर 167 फॉर रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इज अवेलेबल फॉर द कन्वीनियंस ऑफ फर्म्स और अदर इंस्टीट्यूशंस पोस्टिंग एट लीस्ट 10 अनइंश्योर्ड वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स डेली। तो वीपी आर्टिकल्स इन बल्क जैसे हमने किया था, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स को अगर बल्क में पोस्ट करना है, उनकी बुकिंग करनी है तो कैसी होती है। तो कोई भी ऐसी फर्म या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक दिन में कम से कम 10 बिना बीमे वाले वीपी आर्टिकल्स को पोस्ट करने के लिए लाता है, वो उसको ये वाली फैसिलिटी दी जाती है। तो हमने पिछली वीडियो में रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के लिए की थी, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होते हैं। अगर इस संबंध में आपको कोई पूछताछ करनी है, पोस्ट ऑफिस के लोकल सुपरिटेंडेंट यानी कि डाकघर के स्थानीय अधीक्षक से आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्लोज नंबर 192 कंडीशंस। No article will be accepted at any post office for transmission by post as value payable postal article if it is so small or so covered with the writing or sealing wax on the address side or otherwise made up in such a manner as to render it impracticable to affix to the article the prescribed official labels of the post office। जैसे हमने रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के मामले में भी किया था कि कोई भी अगर आर्टिकल बहुत ही छोटा है या फिर जिसके पते वाली साइड को आपने लेखन से ढक दिया, यानी कि उसके ऊपर कुछ और भी आपने लिख दिया है जो नहीं लिखना चाहिए, या फिर उसकी जो एड्रेस साइड है उसको सीलिंग वैक्स से आपने ढक दिया है, या फिर आर्टिकल को आपने इस तरह से बनाया है कि उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो ऑफिशियल लेबल लगाया जाना है उसको लगाना मुश्किल हो जाए, तो कोई भी इस तरह का आर्टिकल ट्रांसमिशन के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू एन आर्टिकल विच हैज़ एन एड्रेस लेबल टाइड टू इट। लेकिन ऐसा कोई आर्टिकल जिसके ऊपर एड्रेस लेबल लगाया हो उसके ऊपर ये जो ऊपर रूल किया वो अप्लाई नहीं होता है। लेकिन एड्रेस लेबल के लिए भी सेम कंडीशन है, द एड्रेस लेबल इज नॉट सो स्मॉल, एड्रेस लेबल बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, और कवर्ड विद द राइटिंग ऑन द एड्रेस साइड या फिर उसके पते वाली साइड लेखन से या लिखाई से नहीं ढकी होनी चाहिए, as to render it impracticable to affix to the address side the prescribed official labels of the post office। आपने उस एड्रेस लेवल को इस तरह से नहीं बना देना है कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा उसके ऊपर ऑफिशियल लेवल लगाना मुश्किल हो जाए। तो इस तरह के आर्टिकल जिनके ऊपर एड्रेस लेवल होता है उनके ऊपर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता है। No article on which the amount specified for recovery from the addressee exceeds 1,500 will be accepted at any post office for transmission by post as value payable postal article unless it is insured for at least the sum specified for remittance by the sender। यदि किसी भी मूल्यदेय वस्तु पर प्राप्तकर्ता से वसूल की जाने वाली राशि 1500 रुपये से अधिक है तो उस 1500 रुपये की राशि का कम से कम प्रेषक को बीमा करना होगा, अदरवाइज उस आर्टिकल को प्रेषण के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब मान लीजिए कोई वीपी आर्टिकल है, 2000 रुपये के लिए उसको भेजा जाता है। अब ये 2000 रुपये की राशि जो प्रेषक को भेजी जानी है, जो सेंडर को भेजी जानी है, सेंडर को इस 2000 रुपये की राशि का कम से कम बीमा करना होगा। ठीक है, इस 2000 रुपये की राशि के लिए कम से कम उसे बीमा करना होगा, तभी उस आर्टिकल को वीपी आर्टिकल के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू वैल्यू पेबल लेटर्स कंटेनिंग रेलवे रिसिप्ट। लेकिन ये जो रूल है कि 1500 रुपये से ज़्यादा की राशि अगर रिकवर करनी है तो प्रेषक को कम से कम उस राशि के लिए उस आर्टिकल का बीमा करना होगा। तो ये जो रूल है ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे वैल्यू पेएबल लेटर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता है जिसमें रेलवे रिसिप्ट हो, बिल्स हो, इनवॉइसेस या डॉक्यूमेंट हो जिनकी कोई भी आंतरिक वैल्यू या इंस्ट्रिंसिक वैल्यू ना हो, एंड टू वैल्यू पेएबल पैकेट्स कंटेनिंग, या फिर अगर वैल्यू पेएबल पैकेट है और उसमें प्रिंटेड पेपर हैं, बुक्स हैं जिनको बुक पैकेट रेट्स के ऊपर भेजा जा रहा है।
तो ये जो 1500 रुपये वाला रूल है ऐसे वैल्यू पेएबल लेटर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता है जिसमें रेलवे रिसिप्ट हो, बिल्स हो, इनवॉइसेस, डॉक्यूमेंट्स हो जिनकी कोई इंस्टेंसिक वैल्यू ना हो। अगर हम बात करें वैल्यू पेएबल पैकेट की तो उसमें अगर प्रिंटेड पेपर है, उसमें अगर बुक्स हैं जिनको बुक पैकेट रेट्स के ऊपर भेजा जा रहा है तब भी ये रूल जो ऊपर वाला है अप्लाई नहीं होता है। क्लोज नंबर 193 है पेमेंट टू सेंडर, प्रेषक को भुगतान कैसे किया जाएगा। अब वीपी आर्टिकल भेजा है तो वीपी आर्टिकल के प्राप्तकर्ता से एक राशि वसूल की जाएगी जो प्रेषक को भेजी जानी है। तो वो प्राप्त की हुई या वसूल की हुई राशि प्रेषक को कैसे भेजी जाती है। When the amount due is recovered from the addressee, जब वीपी आर्टिकल के ऊपर वसूल की जाने वाली राशि प्राप्तकर्ता से रिकवर कर ली जाती है, the sum for payment to the sender will be remitted to him by the means of money order। तो वह राशि प्रेषक को मनी ऑर्डर के माध्यम से भेजी जाती है। किसी भी वीपी आर्टिकल के लिए प्राप्तकर्ता से जब वसूलने वाली राशि को वसूल कर लिया जाता है तो उस राशि को मनी ऑर्डर के माध्यम से प्रेषक को भेजा जाता है। A postmaster is authorized to comply with a written request from sender of a value payable article posted in India। ऐसा कोई वीपी आर्टिकल जिसे भारत में पोस्ट किया जाता है उसके प्रेषक से अगर एक लिखित आवेदन प्राप्त होता है, पोस्ट मास्टर उस लिखित आवेदन या रिटर्न रिक्वेस्ट के प्राप्त होने पर क्या करने के लिए अधिकृत होता है, टू डिलीवर सच आर्टिकल टू दी एड्रेसी फ्री। अब एक वीपी आर्टिकल मैंने भेजा कि ये 2000 रुपये का है, 2000 रुपये आपने प्राप्तकर्ता से वसूल करने हैं और वो मुझे भेज देने हैं। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, बाद में एक रिटर्न रिक्वेस्ट डालता हूँ, एक लिखित आवेदन देता हूँ, अनुरोध देता हूँ कि ये जो बीपी आर्टिकल है अपना बिना किसी शुल्क के प्राप्तकर्ता को वितरित कर देना है, तो इस तरह की जो रिटर्न रिक्वेस्ट है उसके ऊपर एक्शन लेने का अधिकार पोस्ट मास्टर के पास होता है। पोस्ट मास्टर उस आर्टिकल को प्राप्तकर्ता को मुफ्त में बिना किसी शुल्क के भुगतान के वितरित कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, टू अल्टर दी सम ओरिजिनली स्पेसिफाइड फॉर रेमिटेंस टू हिमसेल्फ प्रोवाइडेड दैट सच रिक्वेस्ट आर कम्युनिकेटेड थ्रू दी ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। या फिर जो राशि मैंने 2000 रुपये की लिखी थी कि ये प्राप्तकर्ता से वसूल करके मुझे भेजनी है, उस राशि को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, उसको मैं कम भी कर सकता हूँ, उसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, रिटर्न रिक्वेस्ट दे सकता हूँ और पोस्ट मास्टर ऐसा करने के लिए फिर अधिकृत होगा। तो वो वीपी आर्टिकल का वितरण फ्री भी कर सकता है, या फिर जो राशि निर्दिष्ट किया है प्राप्तकर्ता ने प्राप्तकर्ता से वसूलने के लिए, तो उस राशि को भी चेंज किया जा सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन है कि ये जो रिक्वेस्ट है, ये जो अनुरोध है, इसको ऑफिस ऑफ पोस्टिंग के माध्यम से कम्युनिकेट किया जाए। जहां से उस वीपी आर्टिकल को पोस्ट किया गया था उस जगह से, उसी कार्यालय से उसको कम्युनिकेट किया जाए, उसी कार्यालय से उस रिटर्न रिक्वेस्ट को भेजा जाए। And that the value payable article has not been returned to office of posting, और उस वीपी आर्टिकल को ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को वापस ना भेजा गया हो। कि अगर वीपी आर्टिकल को ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को वापस भेज दिया गया तब तो उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत भी नहीं होगी। When the request of sender reaches the office of delivery। अब मान लीजिए क्या होता है, मैं एक वीपी आर्टिकल भेजता हूँ 2000 रुपये के लिए, लेकिन बाद में मुझे लगता है कि मैं इस आर्टिकल की डिलीवरी फ्री प्राप्तकर्ता को दूं, तो मैं एक रिटर्न रिक्वेस्ट दे सकता हूं। कैसे दे सकता हूं, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग से, जहां से मैंने वीपी आर्टिकल को पोस्ट किया था उसी कार्यालय से मैं रिटर्न रिक्वेस्ट भेज सकता हूं। फिर पोस्ट मास्टर जो होगा, डिलीवरी पोस्ट मास्टर, वो उस आर्टिकल को फ्री में भी डिलीवर कर सकता है अगर मैं ऐसा अनुरोध करता हूं, या फिर जो 2000 रुपये की राशि है उसको भी चेंज कर सकता हूं जिसके लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं। तो इस तरह से वो इसको चेंज करने में, आर्टिकल को फ्री में डिलीवर करने के लिए अधिकृत होता है। लेकिन कंडीशन यही है कि उस आर्टिकल के लिए इस तरह का जो अनुरोध है ऑफिस ऑफ पोस्टिंग के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास क्लोज नंबर 194, डिटेंशन इन ऑफिस ऑफ डिलीवरी एंड लीवे ऑफ डीमर्स, वितरण कार्यालय में हिरासत और विलंब शुल्क लगाना। तो जब भी कोई वीपी आर्टिकल भेजा जाता है, अगर उसको डिलीवरी ऑफिस में रोकना पड़े या उसके ऊपर जो विलंब शुल्क लगना है वो कैसे लगेगा।
If the addressee of a value payable postal article omits to take delivery of it within 7 days, अगर किसी भी वीपी आर्टिकल का प्राप्तकर्ता 7 दिनों के भीतर उस आर्टिकल का वितरण लेने में विफल रहता है। 7 दिन कब से गिने जाएंगे? फॉलोइंग द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट प्रेजेंटेशन, जब आर्टिकल को पहली बार प्रेजेंट किया था वितरण के लिए, उसके अगले दिन से गिने जाएंगे 7 दिन। या फिर और डेट ऑफ डिलीवरी टू हिम और हिज अक्रेडिटेड एजेंट ऑफ एन इंटीमेशन ऑफ इट्स अराइवल, या फिर जिस दिन प्राप्तकर्ता को या प्राप्तकर्ता के अधिकृत एजेंट को उस आर्टिकल के आगमन की सूचना दी गई थी उस दिन से। तो कब से ये 7 दिन गिने जाएंगे? उस दिन के अगले दिन से जब पहली बार आर्टिकल को वितरण के लिए प्रस्तुत किया गया था, या फिर जिस दिन प्राप्तकर्ता या उसके एजेंट को उस आर्टिकल के आगमन की सूचना दी गई थी। तो उस तिथि से 7 दिनों की अवधि के भीतर अगर वीपी आर्टिकल का प्राप्तकर्ता उसका वितरण लेने में विफल हो जाता है, आर्टिकल विल बी रिटर्न टू द सेंडर ऑन द 8th डे, तो 8वें दिन वो आर्टिकल प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। If in the meantime the addressee has applied in writing to the post office for the detention of the article for a further period, लेकिन अगर प्राप्तकर्ता क्या करता है, अब उसके पास क्या हो गया, जिस दिन आर्टिकल उसको प्रस्तुत किया उसके अगले दिन से 7 दिनों तक उसके पास एक समय अवधि है। अगर उस समय अवधि में वो पोस्ट ऑफिस में रिटर्न में अप्लाई करता है, लिखित में आवेदन देता है, किस चीज़ के लिए? फॉर द डिटेंशन ऑफ द आर्टिकल, कि मेरे आर्टिकल को रोक कर रखा जाए। फॉर अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 7 डेज, 7 दिन की अवधि रहेगी जिसके लिए वो आवेदन कर सकता है। बिगिनिंग विद द सेड 8th डे एंड पेज द प्रेस्क्राइब्ड फीस। तो क्या हो जाएगा कि जैसे उस व्यक्ति को या प्राप्तकर्ता को आपने वीपी आर्टिकल वितरण के लिए प्रस्तुत किया, अब उसने उस समय तो नहीं लिया आर्टिकल, तो क्या करेंगे, वो उसको लेने में विफल रहता है। तो जिस दिन आर्टिकल आपने उसको वितरण के लिए प्रस्तुत किया उस दिन के अगले दिन से 7 दिन की अवधि तक उस आर्टिकल को ऑफिस ऑफ डिलीवरी में रोक कर रखा जाएगा। अब उन 7 दिनों की अवधि में अगर एड्रेसी या प्राप्तकर्ता लिखित में आवेदन करता है, किस चीज़ के लिए, कि ये जो मेरा आर्टिकल है इसको ये जो 7 दिनों की अवधि है इसके बाद भी रोक कर रखा जाए, तो पहले उसको क्या किया जाएगा, पहले 7 दिनों के लिए तो रोक कर रखा जाएगा। फर्दर अगर वो ऐसा लिखित में आवेदन करता है तो इन 7 दिनों की अवधि के बाद फिर से आगे 7 दिन मैक्सिमम उस आर्टिकल को रोक कर रखा जा सकता है, और इसके लिए उसे निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। तो पहले 7 दिनों के लिए तो उसको रोक कर रखा जाएगा। अगर एड्रेसी लिखित में आवेदन कर देता है ऑफिस ऑफ डिलीवरी में कि 7 दिनों की अवधि के बाद भी मेरे आर्टिकल को रोक कर रखा जाए, तो आगे फिर से मैक्सिमम 7 दिनों की अवधि के लिए उस आर्टिकल को रोक कर रखा जा सकता है। एंड द आर्टिकल शैल नॉट बी रिटर्न टू सेंडर अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ द फर्दर पीरियड कवर्ड बाय द एप्लीकेशन। फिर उस आर्टिकल को अगर इस तरह का आवेदन आपने कर दिया तो उस आर्टिकल को उस समय समाप्त होने तक वापिस नहीं किया जाएगा जो आपने एप्लीकेशन में उस आर्टिकल को रोकने के लिए कहा है। तो अगर आपने कहा है कि 7 दिनों की अवधि के बाद आपने 3 दिन और इस आर्टिकल को रोक के रखना है, तो उस आर्टिकल को 7 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद 3 दिनों के लिए और रोक कर रखना है, फिर उसको वापिस आपने प्रेषक को भेजना है। The article shall not be returned to the sender until the expiration of the further period covered by the application। तो वही सेम चीज़ बताइए कि आवेदन में आपने जो उस आर्टिकल को रोकने के लिए कहा है कि आपने इसको 3 दिन रोकना है, तो 3 दिन जब तक समाप्त नहीं हो जाएंगे तब तक उस आर्टिकल को वापस नहीं किया जाएगा। एनी फीस सो पेड शैल इन नो सर्कमस्टांसिस बी रिफंडेड। इस प्रकार भुगतान किया हुआ कोई भी शुल्क किसी भी परिस्थिति में आपको वापस नहीं किया जाएगा। आपने क्या किया, आवेदन किया कि 7 दिनों की अवधि के बाद आपने आर्टिकल को और 3 दिनों की अवधि के लिए रोक कर रखना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, निर्धारित शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। और इस तरह के जो आप शुल्क का भुगतान करेंगे वो किसी भी परिस्थिति में आपको वापस नहीं किए जाएंगे। If the 7th day following the date on which the article has been presented or intimation of its arrival has been delivered to addressee or his accredited agent, अगर ये 7 दिन जो गिने जाएंगे उस दिन से
जिस दिन आर्टिकल को पहली बार वितरण के लिए प्रस्तुत किया गया था उसके अगले दिन से, या जिस दिन प्राप्तकर्ता या उसके एजेंट को उस आर्टिकल के आगमन की सूचना वितरित की थी। जैसा भी मामला हो 7 दिनों की अवधि गिनी जाएगी, लेकिन अगर 7वां दिन जो लास्ट वाला दिन है वो किसी संडे वाले दिन या पोस्ट ऑफिस हॉलीडे वाले दिन आ जाता है, आर्टिकल विल बी डिटेन्ड अंटिल द नेक्स्ट वर्किंग डे, तो उस आर्टिकल को अगले कार्य दिवस तक रोक के रखा जाएगा। एंड नो डीमर्ज विल बी चार्ज्ड फॉर द एक्स्ट्रा डेज, और जो भी एक्स्ट्रा डे उसको रोका जाएगा। जैसे मान लीजिए एक संडे की हॉलीडे आ गई, एक मंडे को और हॉलीडे आ गई, तो 2 दिन उसको एक्स्ट्रा रोक कर रखा गया, फिर उसको ट्यूसडे तक रोक के रखा जाएगा। तो इस तरह के जो ये 2 दिनों तक उस आर्टिकल को रोक कर रखा जाएगा, उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। नेक्स्ट आपके पास, इफ द लास्ट डे ऑफ द पीरियड फॉर विच द एड्रेसी हैज आस्क्ड फॉर द डिटेंशन ऑफ द आर्टिकल बियॉन्ड द फर्स्ट 7 डेज, तो ये वही सेम चीज बताइए कि जैसे 7 दिनों की अवधि के लिए आर्टिकल को रोक के रखा जाएगा, लेकिन प्राप्तकर्ता ने लिखित में अनुरोध कर दिया कि 7 दिनों के बाद आपने उसको और 7 दिनों के लिए रोक कर रखना है। तो इस तरह का जो अगली वाली अवधि होगी, उस अवधि का जो लास्ट दिन है वो संडे या पोस्ट ऑफिस हॉलीडे वाले दिन आ जाता है। तब भी सेम चीज होगी, क्या होगा, अगले वर्किंग डे तक उस आर्टिकल को रोक के रखा जाएगा और इसके लिए कोई भी आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। इन द केस ऑफ एन आर्टिकल सेंट आउट फॉर डिलीवरी थ्रू अ विलेज पोस्टमैन, अगर किसी ग्रामीण डाकिये के माध्यम से किसी वीपी आर्टिकल को वितरण के लिए भेजा जाता है, द पीरियड ऑफ 7 days विल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द इंटीमेशन ऑफ इट्स अराइवल टू द एड्रेसी और हिज एजेंट। तो ये जो 7 दिनों की अवधि है कब से गिनी जाएगी, उस आर्टिकल की सूचना या उस आर्टिकल के आगमन की सूचना जिस दिन प्राप्त करता है उसके एजेंट को दी गई, उस दिन से 7 दिनों की अवधि गिनी जाएगी जिसके लिए आर्टिकल को रोक कर रखा जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्लोज नंबर 195, इंश्योरेंस ऑफ वीपी आर्टिकल्स, वीपी वस्तुओं का बीमा। The value declared for insurance need not correspond with the amount specified by the sender for remittance to himself। बीमा के लिए घोषित मूल्य प्रेषक द्वारा स्वयं को प्रेषित करने के लिए निर्दिष्ट राशि के अनुरूप होना आवश्यक नहीं है। बीमा के लिए घोषित मूल्य, कोई भी वीपी आर्टिकल अगर आप भेजते हैं उसके लिए जो आप इंश्योरेंस करवाएंगे वो ज़रूरी नहीं है होगी कि जो राशि प्रेषक को प्रेषित की जानी है उस राशि के अनुरूप होगा, हो सकता है उससे ज़्यादा के लिए हो। अब यहाँ पे नीचे एक एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ समझ आएगी। इन द केस ऑफ अ वॉच रिटर्न्ड आफ्टर रिपेयर्स per value payable post to its owner, the amount to be remitted to sender of the watch would be only the cost of the repairs, while the sum insured would represent the value of the watch itself। अब क्या हुआ, एक वीपी आर्टिकल में प्रेषक एक ऐसी घड़ी भेज रहा है जो उसने रिपेयर की है। जब वो घड़ी ओनर के पास पहुंचेगी तो ओनर क्या करेगा, उसकी रिपेयर की जो कॉस्ट होगी वो भेजेगा, क्योंकि उसने वीपी के रूप में भेजी थी। मान लीजिए उसने 50 रुपये के रूप में उसको वीपी आर्टिकल के रूप में भेजा है कि ये जो 50 रुपये हैं इस घड़ी के वितरण के समय आपने प्राप्तकर्ता से वसूल करने हैं कि ये घड़ी की रिपेयर के हैं। तो ये जो 50 रुपये की राशि सेंडर को भेजी जाएगी, इसके अनुरूप आप उस वीपी आर्टिकल की इंश्योरेंस नहीं करेंगे, आप इंश्योरेंस करेंगे उस वीपी आर्टिकल के अंदर जो आपने घड़ी भेजी है उसके अनुसार। तो जो राशि प्रेषक को प्रेषित की जानी है जरूरी नहीं कि उसी के अनुरूप आपने उस आर्टिकल की इंश्योरेंस करनी है, आप उसकी इंश्योरेंस करेंगे उस आर्टिकल के अंदर आप क्या सामग्री भेज रहे हैं उसके अनुसार। क्लोज नंबर 195 है कंप्लेंट्स रिगार्डिंग वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स। मूल्यदेय वस्तुओं के संबंध में कोई भी अगर शिकायत करनी है, कोई भी वीपी आर्टिकल है उसके बारे में अगर कोई भी शिकायत करनी है तो वो कैसे की जाएगी। Whenever the sender or addressee of a value payable postal article makes a complaint regarding the delivery of or payment for, जब भी कोई वीपी आर्टिकल का प्रेषक या प्राप्तकर्ता वीपी आर्टिकल के बारे में कंप्लेंट करता है, किसके बारे में, उसकी डिलीवरी या उसकी पेमेंट के बारे में, द वैल्यू पेएबल पोस्टल आर्टिकल ही विल बी एंटाइटल्ड टू हैव एन इंक्वायरी, तो वो एक इंक्वायरी के लिए हकदार हो जाता है। इनके उस आर्टिकल के बारे में एक इंक्वायरी की जाएगी पोस्ट ऑफिस के द्वारा,
है, लेकिन इसके लिए उसे निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। तो वीपी आर्टिकल का प्रेषक या प्राप्तकर्ता उस वीपी आर्टिकल के वितरण या पेमेंट के बारे में कंप्लेंट करने का हकदार होता है। अगर वो निर्धारित शुल्क का भुगतान करके कंप्लेंट करता है तो उस आर्टिकल के बारे में इंक्वायरी करवाने का वो हकदार हो जाता है। The fees will be paid by means of postage stamps affixed to the letter of complaint। तो जब भी किसी वीपी आर्टिकल के बारे में शिकायत की जाएगी उसके लिए जो निर्धारित शुल्क का भुगतान आपने करना है वो डाक टिकटों के रूप में किया जाएगा। उन डाक टिकटों को कंप्लेंट लेटर के बैक साइड पे चिपकाया जाएगा। दिस फीस विल बी रिफंडेड इन केस वेयर द कंप्लेंट वाज फाउंड वेल ग्राउंडेड। अब आपने वीपी आर्टिकल के बारे में कंप्लेंट की और वो बिल्कुल सही पाई जाती है, उस स्थिति में आपके द्वारा उस वीपी आर्टिकल के लिए जो इंक्वायरी फीस दी गई होगी वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। The complaint will be required to furnish full particulars regarding each value payable article to which the complaint refers and to pay the prescribed fees in respect of each article। जिस भी वीपी आर्टिकल के बारे में आप कंप्लेंट करते हैं, शिकायत करते हैं, उसके पूरे विवरण आपको प्रस्तुत करने होंगे और साथ में निर्धारित शुल्क का प्रेस्क्राइब्ड फीस का भुगतान आपको करना होगा। No complaint will be attended to unless made within 6 months of the date of posting of value payable article। वीपी आर्टिकल को पोस्ट करने के 6 महीने के भीतर अगर उसके बारे में अगर शिकायत आप नहीं करते हैं तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो किसी भी वीपी आर्टिकल के बारे में अगर आपको शिकायत करनी है तो आर्टिकल को पोस्ट करने के 6 महीने के भीतर करनी होगी और उसका जो भी रिजल्ट होगा इंक्वायरी का विल बी कम्युनिकेटेड बाय लेटर, वो पत्र के माध्यम से प्रेषक तक या प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाएगा। When a complaint is made regarding payment of a VP article, अगर आपकी शिकायत वैल्यू पेबल आर्टिकल की पेमेंट के बारे में है, भुगतान के बारे में है, the VP मनी ऑर्डर विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली ये नहीं कि VP मनी ऑर्डर प्रस्तुत कर देना है। अगर आपकी कंप्लेंट किसी भी VP आर्टिकल की पेमेंट या भुगतान के बारे में है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप डायरेक्टली उसका वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर वहाँ पे प्रस्तुत कर दें। अनलेस एन एलिगेशन ऑफ अ फ्रॉड प्रैक्टिस ऑन दी सेंडर इज पुट फॉरवर्ड, जब तक ठीक है उस वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर को उस समय तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब उस वीपी आर्टिकल के सेंडर या प्रेषक के ऊपर इस तरह का एलिगेशन नहीं लगता है कि उसने फ्रॉड किया है। एंड द वीपी मनी ऑर्डर विल ओनली बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन एट द पोस्ट ऑफिस, और वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर इंस्पेक्शन या निरीक्षण के लिए केवल उसी डाकघर में उपलब्ध होगा एट विच द डिपार्टमेंट फाइंड्स इट कन्वीनियंट टू परमिट एग्जामिनेशन, जहां पे विभाग समझेगा कि ये यहाँ पे या इस कार्यालय में एग्जामिनेशन या जांच के लिए सुविधाजनक है। तो ऐसा नहीं है, जैसे देखिए वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर है, वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस में रहेगा, आप जो सेंडर है उसको राशि का भुगतान किया जाएगा वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर के माध्यम से। तो वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर का फॉर्म पोस्ट ऑफिस के द्वारा उस समय तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जिस समय तक उस वीपी आर्टिकल के प्रेषक के ऊपर फ्रॉड का एलिगेशन ना लगा हो, धोखाधड़ी का आरोप ना लगा हो। अगर उस वीपी आर्टिकल के प्रेषक के ऊपर फ्रॉड का एलिगेशन है तभी उस वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर को प्रस्तुत किया जाएगा। और किस कार्यालय में किया जाएगा? डिपार्टमेंट जहां पे समझेगा कि उसके बारे में एग्जामिनेशन करना आसान है, सुविधाजनक है, उसी पोस्ट ऑफिस में उसको उपलब्ध करवाया जाएगा। If a complaint is made by the addressee immediately after the receipt of a value payable postal article, एक व्यक्ति है उसने वीपी आर्टिकल का जैसे ही वितरण लिया, उसे जैसे ही वीपी आर्टिकल प्राप्त हुआ वो तुरंत उसके बारे में एक शिकायत करता है। क्या शिकायत करता है? that it was sent dishonestly or fraudulently, the head of circle may, if he is satisfied that there is a prima facie grounds for believing that the value payable postal article was sent with the intention of defrauding the addressee। अब अगर हेड ऑफ सर्कल वहां पे इस चीज से संतुष्ट हो जाता है कि सही में ये जो आर्टिकल भेजा है प्राप्तकर्ता को धोखा देने के उद्देश्य से भेजा है, withhold the payment to the sender of the money recovered from the addressee, तो प्राप्तकर्ता से जो राशि वसूल की गई होगी, एड्रेसी से जो राशि वसूल की गई होगी उस राशि को भुगतान प्रेषक को करने से रोक सकता है।
तो जैसे वीपी आर्टिकल मान लीजिए किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है, उस वीपी आर्टिकल के प्राप्त होते ही तुरंत वो उसके बारे में कंप्लेंट करता है कि ये जो आर्टिकल मुझे भेजा है धोखे से भेजा है, यानी कि उसमें कुछ और बोला था मुझे और निकला इसमें कुछ और। अगर इस तरह का कोई मामला आता है और उस मामले में हेड ऑफ सर्कल भी इस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाता है कि सही में ये आर्टिकल प्राप्तकर्ता को धोखा देने के उद्देश्य से भेजा था, तो जो राशि प्राप्तकर्ता से उस वीपी आर्टिकल के ऊपर वसूल की गई होगी सेंडर को देने के लिए, उस राशि को विद होल्ड कर लिया जाएगा, उस राशि को हेड ऑफ सर्कल के द्वारा रोका जा सकता है। बाकी इसके चार्जेस वगैरह में हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास आईपीओस, इंडियन पोस्टल ऑर्डर। क्लोज नंबर 243 है डिस्क्रिप्शन। इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग स्मॉल सम्स ऑफ मनी बाई पोस्ट। भारतीय पोस्टल ऑर्डर डाक द्वारा छोटी राशि भेजने का एक सुविधाजनक साधन प्रदान करते हैं। अगर आप डाक के माध्यम से कोई भी छोटी राशि भेजना चाहते हैं, 50 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, तो इस तरह की राशि भेजने के लिए आप आईपीओ का यूज़ कर सकते हैं। देयर आर 8 डिनोमिनेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 100 रुपीज़। तो आईपीओ जो उनके कितने डिनोमिनेशन है, 10 डिनोमिनेशन है, 1 रुपये से लेके 100 रुपये तक। लेकिन ये भी आपने ध्यान में रखना है, प्रेजेंट में 1, 2, 5 और 7 रुपये के जो आईपीओ के डिनोमिनेशन है उनको बनाना बंद किया जा चुका है। वो आगे क्या हो जाएंगे, डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। अभी वो फिलहाल पोस्ट ऑफिस में यूज़ हो रहे हैं लेकिन उनको बनाना बंद कर दिया गया है। तो ये जो डिनोमिनेशन है वो कौन कौन से हैं, 1, 2, 5, 7, 10, 20 रुपये का डिनोमिनेशन है, 50 का और 100 रुपये का डिनोमिनेशन है। तो 1, 2, 5 और 7 के डिनोमिनेशन भविष्य में इनका कोई भी इंडेंट नहीं बनेगा, ठीक है। 2020 के बाद ये बनने बंद हो चुके हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में अभी यूज़ किए जाते हैं, अभी पूरी तरह से डिसकंटिन्यू नहीं हुए हैं, सिर्फ इनको बनाना बंद किया जा चुका है। भविष्य में इनका कोई भी इंडेंट नहीं बनेगा। नेक्स्ट आते हैं क्लोज नंबर 243, ब्रोकन अमाउंट्स, टूटी हुई रकम। To make up broken amounts not more than 4 unused postage stamps, the total value of which must be less than 3 rupees, and the total amount payable on the order shall not exceed 100 rupees. टूटी हुई राशि की पूर्ति के लिए, अगर कोई भी आईपीओ है उसकी टूटी हुई राशि की पूर्ति के लिए अधिकतम 4 डाक टिकटों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो अनयूज्ड होनी चाहिए, यानी कि पहले उन डाक टिकटों का यूज़ किया गया हो। अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 4 स्टैम्प्स का आप यूज़ कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू 3 रुपये से कम होनी चाहिए, 3 रुपये से उनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इस तरह के आईपीओ के ऊपर इनको लगाया जाएगा जिन आईपीओज़ की वैल्यू 100 रुपये से कम होगी। तो टूटी हुई राशि की पूर्ति के लिए अधिकतम 4 अप्रयुक्त डाक टिकट, यानी कि ऐसे डाक टिकट जिनका पहले यूज़ ना किया गया, उन डाक टिकटों का आप यूज़ करेंगे जिनका मूल्य 3 रुपये से कम होगा, तथा आदेश पर या आईपीओ पर देय कुल राशि 100 रुपये से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, कि जो आईपीओ है वो 100 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू के नहीं होने चाहिए। तो उनको सभी मूल्य वर्गों के भारतीय पोस्टल ऑर्डरों के मुख्य पृष्ठ पर जो जगह दी जाती है इस तरह के डाक टिकट लगाने के लिए, आप वहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन 100 रुपये के मूल्य वर्ग वाले आईपीओ के ऊपर इनको नहीं लगाया जा सकता। No payment will also be made for stamps which are not affixed in the space provided। तो आईपीओ पर जो आपको जगह प्रोवाइड की होगी उस जगह पर अगर आप स्टैंप नहीं लगाते हैं तो उन डाक टिकटों के लिए आपको कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। डिफेस्ड स्टैम्प्स आर नॉट एक्सेप्टेड फॉर दिस पर्पस। इस उद्देश्य के लिए ऐसे डाक टिकटों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जो डिफेस्ड होंगी, यानी कि आपने बिल्कुल फ्रेश डाक टिकटों का यूज़ करना है, ये नहीं कि पहले कोई यूज़ की जा चुकी डाक टिकट है उसका आप यूज़ कर रहे हैं। विरूपित डाक टिकटों का यूज़ नहीं किया जाएगा। परफोरेटेड स्टैंप्स का अगर यूज़ किया जाता है तो कैसे आईपीओस के लिए किया जाएगा, जिनको केवल बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है, उन आईपीओस के मामले में परफोरेटेड स्टैंप्स का यूज़ किया जा सकता है। क्लोज नंबर 246 है ऑफिसर्स ऑथराइज्ड टू सेल एंड कैश। वो कार्यालय जो आईपीओ बेचने और उनको नकद करने के लिए अधिकृत होते हैं। इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स आर सोल्ड आइदर फॉर कैश और फॉर चेक। आईपीओ जो है वो कैश के लिए भी बेचे जाते हैं, चेक के लिए भी, यानी कि कोई परचेज करना चाहता है वो कैश के माध्यम से भी कर सकता है और चेक के माध्यम से भी कर सकता है। एंड पेड बाय ऑल हेड एंड सब पोस्ट ऑफिसेज इन इंडिया। और भारत में जितने भी प्रधान डाकघर और उप डाकघर हैं उनके द्वारा इनका भुगतान किया जाता है।
क्लोज नंबर 247 है एंट्रीज बाय परचेजर। तो आईपीओ जो भी व्यक्ति के द्वारा खरीदा जाता है वो आईपीओ के ऊपर कुछ एंट्रीज करता है। द परचेजर ऑफ एन इंडियन पोस्टल ऑर्डर मस्ट बिफोर पार्टिंग विद इट fill in ink the name of the person to whom the amount is to be paid। जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा आईपीओ को परचेज किया जाता है वह व्यक्ति उस आईपीओ के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखेगा जिस व्यक्ति को उस आईपीओ की राशि का भुगतान किया जाना है। यानी कि आईपीओ जिसके लिए भेजा जा रहा है उस व्यक्ति का नाम आपको आईपीओ के ऊपर लिखना होता है। इफ द परचेजर डज नॉट नो विच पोस्ट ऑफिस इज मोर कन्वीनियंट टू द पे, लेकिन अगर परचेजर को ये नहीं पता, मान लीजिए मैंने एक आईपीओ खरीदा, मैंने जिसके लिए इस आईपीओ को भेजना है मुझे नहीं पता उस व्यक्ति को सबसे सुविधाजनक कौन सा पोस्ट ऑफिस पड़ेगा जहां पे जाके वो उसको कैश करवा सकता है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन होगी, ही शुड इंसर्ट द नेम ऑफ द टाउन, विलेज और डिस्ट्रिक्ट वेयर द पे रिसाइड्स। तो जहां पे भी प्राप्त करता रहता है उसके टाउन का नाम, उसके विलेज का या डिस्ट्रिक्ट का नाम मैं उस आईपीओ के ऊपर लिख दूंगा। द ऑर्डर विल देन बी पेड एट एनी हेड ऑफ सब पोस्ट ऑफिस इन द लोकेलिटी नेम्ड। तो जो भी मेरे द्वारा इलाका बताया जाएगा उस इलाके के किसी भी प्रधान या उप डाकघर के द्वारा उस आईपीओ का भुगतान कर दिया जाएगा। If the sender desires that payment should be made through a bank, अगर प्रेषक ये चाहता है, यानी कि मैंने किसी के लिए आईपीओ भेजा और मैं चाहता हूं कि बैंक के माध्यम से उसका भुगतान हो, he should cross the order in ink in the way in which it is usual to cross checks। तो मैं क्या करूंगा, उस आईपीओ को उस तरह से क्रॉस कर दूंगा जैसे आप चेक को क्रॉस करते हैं। जैसे किसी चेक का भुगतान करना हो तो उसको क्रॉस किया जाता है, उसी तरह से इस आईपीओ को अगर बैंक के माध्यम से भुगतान किया जाना है तो उसको भी क्रॉस किया जाएगा। The sender may also write his name and address on the reverse of order where provisions has been made for the same। प्रेषक को अपना भी नाम और पता उस आईपीओ के ऊपर लिखना होता है बैक साइड में, जहां पे इस तरह का नाम और पता लिखने के लिए जगह बनाई गई हो या प्रावधान किया गया हो। नेक्स्ट आपके पास क्लोज नंबर 248 पेमेंट ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स। भारतीय पोस्टल ऑर्डर का भुगतान कैसे किया जाता है। बिफोर अ पोस्टल ऑर्डर कैन बी पेड, किसी भी पोस्टल ऑर्डर का भुगतान करने से पहले नेम ऑफ द पे एंड नेम ऑफ द ऑफिस ऑफ पेमेंट मस्ट बी फिल्ड इन द ऑर्डर। ऑर्डर में प्राप्तकर्ता का नाम और भुगतान करने वाले कार्यालय का नाम लिखा जाएगा जहां पे इसको पूरी तरह से भरा जाता है। तो जब भी किसी आईपीओ का इंडियन पोस्टल ऑर्डर का भुगतान किया जाता है तो जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना है और जिस कार्यालय के द्वारा भुगतान किया जा रहा है उन दोनों का नाम उसमें लिखा जाता है। If a postal order be crossed, payment will be made only through that bank। अगर किसी भी पोस्टल ऑर्डर को क्रॉस कर दिया जाता है तो उसका भुगतान केवल बैंक के माध्यम से किया जाएगा। तो हमने अभी ऊपर वाला पॉइंट किया कि अगर प्रेषक चाहता है किसी आईपीओ का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाए तो जैसे चेक को क्रॉस किया जाता है वैसे ही आईपीओ को भी क्रॉस किया जाना चाहिए। नो इंडियन पोस्टल ऑर्डर विल बी पेड इवन दो प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बाय ए बैंक अनलेस द नेम ऑफ द पे बी इंसर्टेड इन द बॉडी ऑफ द ऑर्डर। तो अगर आपने आईपीओ को भुगतान के लिए बैंक में भी प्रस्तुत किया है तब भी आईपीओ के ऊपर उसके प्राप्तकर्ता का नाम अवश्य होना चाहिए, अगर नहीं है तो उस आईपीओ का भुगतान नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफिसेस और सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेस विच रिसीव अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स क्लोज्ड और अनक्लोज्ड, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है या सेमी गवर्नमेंट ऑफिस है जिसको बड़ी संख्या में क्लोज किए हुए या अनक्लोज पोस्टल ऑर्डर मिलते हैं, मे ऑब्टेन पेमेंट ऑफ सच ऑर्डर्स बाय बुक एडजस्टमेंट। तो वो बुक एडजस्टमेंट के माध्यम से इस तरह के मनी ऑर्डर आईपीओस का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास काउंटर फॉइल्स, प्रतिपर्ण। अब जब अगर आपने आईपीओ देखा होगा तो उसके साथ क्या लगे होते हैं, काउंटर फॉइल भी साथ में होते हैं। द परचेजर ऑफ एन इंडियन पोस्टल ऑर्डर शुड फिल इन द पर्टिकुलर्स फॉर विच प्रोविजन हैज बीन मेड ऑन द काउंटर फॉइल विच शुड टेयर ऑफ एंड रिटेन। जब भी आप आईपीओ लेते हैं, आईपीओ को भरते हैं, उसके साथ जो काउंटर फॉइल होते हैं उन काउंटर फॉइल्स के ऊपर जिन चीज़ों को भरने की जगह होती है वो आपने भरनी होती है
हैं और साथ में बाद में आप उस आईपीओ के काउंटर फॉइल को अलग करेंगे, उसको फाड़ कर अपने पास रख लेंगे। तो काउंटर फॉइल जो होते हैं वो किसके लिए रहते हैं? प्रेषक के लिए रहते हैं। तो जो भी व्यक्ति उस आईपीओ को खरीदेगा वो आईपीओ खरीदने के बाद उसके काउंटर फॉइल को अपने पास रखेगा। उस काउंटर फॉइल के ऊपर कुछ जगह बनी होती है कुछ चीज़ों को भरने की, उन चीज़ों को भरने के बाद वो अपने पास उनको रखेगा। ऑल्दो द पोजेशन ऑफ द काउंटर फॉइल डज नॉट एंटाइल द होल्डर टू कंपनसेशन, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास वो काउंटर फॉइल है इसका मतलब वो काउंटर फॉइल उसको कंपनसेशन या मुआवजे के लिए हकदार नहीं बनाता है। यानी कि अगर आपके पास काउंटर फॉइल है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप उस काउंटर फॉइल वाले आईपीओ के लिए कंपनसेशन के हकदार होंगे। ये किस चीज़ की फैसिलिटी आपको देता है? तो आपके पास काउंटर फॉइल अगर है तो इसकी सुविधा क्या है? इट फैसिलिटेट्स इंक्वायरी इन द इवेंट ऑफ ऑर्डर बीइंग लॉस्ट। अगर आपका आईपीओ गुम हो जाता है तो उस गुम हुए आईपीओ की इंक्वायरी या पूछताछ करने में ये आपकी हेल्प करेगा। क्लोज नंबर 250 है एप्लीकेशंस रिगार्डिंग मिसकैरेज, लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ पोस्टल ऑर्डर्स। पोस्टल ऑर्डर के विफलता, हानि या आदेशों के नष्ट होने के संबंध में आवेदन। All applications for inquiry in respect of miscarriage, loss or destruction of Indian postal orders should be made within 12 months from the last day of the month of issue। भारतीय पोस्टल ऑर्डर के विफलता, गुम होने या नष्ट होने के संबंध में अगर आपने कोई भी पूछताछ करनी है तो पूछताछ करने की जो एप्लीकेशन या आवेदन है जिस महीने में आईपीओ को जारी किया जाता है उस महीने के अंतिम दिन से 12 महीने के भीतर आप इस तरह की एप्लीकेशन या आवेदन दे सकते हैं। तो अगर आप किसी भी आईपीओ के मिसकैरेज, लॉस या डिस्ट्रक्शन के बारे में कोई भी पूछताछ करना चाहते हैं, पूछताछ के लिए आवेदन आईपीओ के जारी होने के महीने के अंतिम दिन से 12 महीने के भीतर आपको करना होगा। must be made to superintendent of post office or the first class postmaster in whose jurisdiction the office of issue of order is situated and the accompanied by the counterfoil। ये जो आप आवेदन देंगे किसके पास देंगे? जिस भी, ठीक है, जिसके भी क्षेत्राधिकार में ऑफिस ऑफ इश्यू होगा, यानी कि उस आईपीओ को जारी करने वाला कार्यालय जिसके भी अधिकार क्षेत्र में होगा, चाहे वो सुपरिटेंडेंट है चाहे वो फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर है, उसको आपने वो आवेदन देना है। और उस आवेदन के साथ जो काउंटर फॉइल उस आईपीओ से जुड़े होंगे वो भी आपको प्रस्तुत करने होंगे। इफ़ द काउंटर फॉइल कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, लेकिन अगर आपके पास काउंटर फॉइल नहीं है, आप काउंटर फॉइल को प्रस्तुत नहीं करते हैं, द सीरियल नंबर ऑफ द ऑर्डर, ठीक है, तो ऑर्डर का आईपीओ का सीरियल नंबर, उस आईपीओ को जारी करने वाले कार्यालय का नाम, डेट ऑफ परचेज, ये सारी चीज़ें आपको उसके साथ देनी होंगी, बतानी होंगी। इन सच केसेस इफ रिफंड इज जस्टिफाइड, ऐसे मामलों में कि आपने इंक्वायरी की कि आपका पोस्टल ऑर्डर वो गुम हो गया, फिर अगर आपको रिफंड दिया आसान है, आपका रिफंड बनता है, विल नॉट बी ग्रांटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 16 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ इशू ऑफ द ऑर्डर। तो जिस महीने में मनी ऑर्डर जारी किया था उसके लास्ट दिन से 16 महीने के पहले आपको उसके बारे में रिफंड नहीं मिलेगा। यानी कि जो रिफंड मिलेगा जिस महीने में ऑर्डर जारी हुआ था उस महीने के लास्ट दिन से 16 महीने के बाद आपको उसका रिफंड दिया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्लोज नंबर 251 अल्टर्ड, म्यूटिलेटेड और इनकम्प्लीट ऑर्डर्स, परिवर्तित, कटे फटे या अपूर्ण ऑर्डर। If any erasure or alteration be made or if the order is not stamped or signed by the postmaster of the issuing office, अगर किसी भी आईपीओ के ऊपर आपने कुछ भी कटिंग की है, कुछ भी चेंज किया है, या फिर उस आईपीओ को जारी करने वाले कार्यालय के पोस्ट मास्टर की स्टैंप उसके ऊपर नहीं लगी है या उस कार्यालय के पोस्ट मास्टर के हस्ताक्षर उसके ऊपर नहीं है, और इफ़ दी ऑर्डर इज कट, डिफेस्ड और म्यूटिलेटेड, या फिर ऑर्डर को आपने कट कर दिया है, डिफेस कर दिया है, विरूपित किया है या उसको काट या वो कटा फटा है, पेमेंट में बी रिफ्यूज्ड, तो उस आईपीओ के बारे में भुगतान करने से मना किया जा सकता है। एंड व्हेन पेमेंट इज रिफ्यूज्ड ऑन एनी दीज ग्राउंड्स नो रिफंड ऑफ ऑर्डर विल बी ग्रांटेड। तो ऐसे मामलों में अगर इस तरह की कोई कंडीशन के अनुसार उसके भुगतान से मना कर दिया जाता है तो उस आईपीओ के बारे में कोई रिफंड भी
नहीं दिया जाता है। तो आईपीओ जब भी होगा उसमें कोई इरेजर का यूज़ नहीं करना है, यानी कि उसमें आपने कटिंग नहीं करनी है, उसमें कुछ चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है, और उस आईपीओ को जारी करने वाले कार्यालय के पोस्ट मास्टर की स्टैंप और साइन उसके ऊपर होने चाहिए, अदरवाइज उसका भुगतान करने से मना किया जा सकता है। और इन ग्राउंड्स के ऊपर अगर उसका भुगतान करने से मना किया जाता है तो किसी भी स्थिति में आपको उसका रिफंड भी नहीं मिलेगा। पोस्ट मास्टर्स हैव अथॉरिटी इन केस ऑफ डाउट, अगर कोई भी संदेह का मामला है तो पोस्ट मास्टर के पास अथॉरिटी है टू रिटेन द पोस्टल ऑर्डर फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन आफ्टर गिविंग अ रिसिप्ट फॉर इट। तो वो इस तरह के आईपीओ को अपने पास रोक कर रख सकता है और इसके लिए प्रेषक को उस आईपीओ की रसीद दी जा सकती है, यानी कि उस आईपीओ की जगह पे वो रसीद दे देगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसको अपने पास रख सकता है। क्लोज नंबर 252 है पीरियड ड्यूरिंग विच ऑर्डर्स आर पेएबल, अवधि जिसके दौरान आईपीओ देय होंगे। इफ एन इंडियन पोस्टल ऑर्डर इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन 24 months फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ इशू, जिस महीने में जिस भी मंथ में मनी आईपीओ को जारी किया गया था उस महीने के लास्ट दिन से अगर 24 महीने के भीतर आप उसको क्या करते हैं, पेमेंट के लिए प्रस्तुत नहीं करते हैं, अ सेकंड कमीशन एट द रेट्स प्रेस्क्राइब्ड विल बी चार्ज्ड, तो आपसे क्या किया जाएगा, निर्धारित दर पर दूसरा एक कमीशन लिया जाएगा, विच मस्ट बी पेड इन पोस्टेज टाइम सफिक्स्ड टू द बैक ऑफ द ऑर्डर, जो कि आपसे डाक टिकटों के रूप में लिया जाएगा और डाक टिकटों को आईपीओ के बैक साइड में चिपकाया जाएगा। दोज ऑथराइज्ड टू यूज देम मे पे द सेकंड कमीशन इन सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स, अगर कोई सेवा डाक टिकटों का उपयोग करने के लिए अधिकृत है तो दूसरे कमीशन का भुगतान करने के लिए वो क्या कर सकता है, सेवा डाक टिकटों का प्रयोग भी कर सकता है। तो कोई भी आईपीओ जारी होने के महीने के आखिरी दिन से 24 महीने के भीतर अगर पेमेंट या भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो निर्धारित दर पर उसके ऊपर एक दूसरा कमीशन लगाया जाएगा। दूसरा कमीशन डाक टिकटों के रूप में लगाया जाएगा जो डाक टिकटों को उस आईपीओ के बैक साइड पर चिपकाया जाएगा। Indian postal orders presented for payment after more than 36 months after the last day of the month of issue, आईपीओ को जिस महीने में जारी किया गया था उस महीने के लास्ट दिन से 36 महीने के बाद अगर आप उसे पेमेंट के लिए प्रस्तुत करेंगे तो उसका आपको भुगतान नहीं किया जाएगा और उसको क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। क्लोज नंबर 253 है रीपेमेंट टू परचेसर। अब ये तो था ऊपर पेमेंट की, अगर प्राप्तकर्ता को भुगतान करना है तो क्या समय अवधि रहेगी। अगर उस आईपीओ के परचेजर या खरीददार को उसकी रीपेमेंट करनी है तो क्या समय अवधि रहेगी। द परचेजर ऑफ एन इंडियन पोस्टल ऑर्डर कैन ऑब्टेन रीपेमेंट ऑफ इट्स वैल्यू, तो कोई भी आईपीओ है उसका परचेजर इस आईपीओ की वैल्यू की रीपेमेंट ले सकता है, यानी कि उस आईपीओ की दोबारा से नकदी ले सकता है ऑन प्रेजेंटिंग द ऑर्डर एट द काउंटर फाइल एट द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम विच ऑर्डर वाज परचेज, तो उस कार्यालय में जहां पे उसने आईपीओ को परचेज किया था उसी कार्यालय में आईपीओ को और उसके काउंटर फाइल को अगर वो प्रस्तुत करता है कितने समय के भीतर, विद इन 6 months फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ इशू, जिस महीने में आईपीओ को जारी किया था उसके लास्ट दिन से 6 महीने के भीतर अगर परचेजर उस आईपीओ को और उस आईपीओ के साथ काउंटर फाइल को डाकघर में प्रस्तुत करता है तो उसकी वो रीपेमेंट ले सकता है। ही विल आल्सो बी एंटाइटल्ड टू रीपेमेंट ऑफ इट्स वैल्यू आफ्टर 6 months, वो 6 महीने के बाद भी इसकी रीपेमेंट ले सकता है, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, 12 महीने के बाद नहीं ले सकता है, 6 महीने के बाद ले सकता है, 6 महीने के बाद और 12 महीने से पहले उसकी रीपेमेंट ले सकता है, लेकिन इसके लिए उसे एक दूसरा कमीशन देना होगा निर्धारित दर पर जो लिया जाएगा। तो ये आ जाएगा रीपेमेंट टू परचेज, और ये आ जाएगा कि कब तक किसी भी आईपीओ को दिया जा सकता है या उसका भुगतान किया जा सकता है। भुगतान किसको किया जाएगा, जो भी उस आईपीओ का प्राप्त करता होगा या जिसके लिए वो आईपीओ भेजा होगा। और दूसरी है रीपेमेंट टू परचेसर, अगर उस आईपीओ का खरीददार ही उसकी रीपेमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए वो 1 साल के भीतर ले सकता है। क्लोज नंबर 254 है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस, डाक घर की जिम्मेदारी। आफ्टर एन इंडियन पोस्टल ऑर्डर हैज वंस बीन पेड टू
whomsoever it is paid, the post office will not be liable for any further claim. पोस्ट ऑफिस भारतीय पोस्टल ऑर्डर का एक बार भुगतान किए जाने के बाद पोस्ट ऑफिस किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। जब एक बार आईपीओ का भुगतान किया जा चुका है तो उसके बारे में कोई भी आप क्लेम करेंगे उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। आगे करते हैं सेक्शन नंबर 6 फिलैटली के बारे में। ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में फिर से आएगा। क्लोज नंबर 255 है फिलैटली इज अ हॉबी ऑफ कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। फिलैटली क्या चीज़ है? तो फिलैटली है डाक टिकटों को इकट्ठा करने का और उनके बारे में अध्ययन करने का शौक। ठीक है, हॉबी अगर किसी को डाक टिकटों को इकट्ठा करने की, उनके बारे में स्टडी करने की है तो उसको हम क्या कहेंगे? फिलैटली कहेंगे। In 1840, first postage stamp issued in England and collection of used postage stamps for recreation started. 1840 में इंग्लैंड में पहला डाक टिकट जारी किया गया था और मनोरंजन के लिए प्रयुक्त डाक टिकटों का फिर संग्रह शुरू हुआ। फिलैटली को क्या कहा जाता है? टर्म एज किंग ऑफ हॉबीज एंड हॉबी ऑफ किंग्स। इसे सभी हॉबीज का किंग कहा जाता है। जितनी भी हॉबीज हैं, अलग अलग हॉबीज होती हैं लोगों की, उन सभी हॉबीज का किंग किसे कहते हैं? फिलैटली को कहते हैं। और जो राजा लोग होते हैं उनका शौक होता है फिलैटली। फिलैटली क्लब थ्रू आउट द वर्ल्ड हेल्पिंग देयर मेंबर्स टू ऑब्टेन स्टैम्प ऑफ अदर कंट्रीज। डाक टिकट संग्रह क्लब क्या करते हैं? दुनिया भर में अपने सदस्यों को अन्य देशों के डाक टिकट प्राप्त करने में मदद करते हैं। क्लोज नंबर 256 है फिलैटली ब्यूरो। फिलैटली ब्यूरो क्या करते हैं? अनेबल स्टैम्प कलेक्टर्स टू ऑब्टेन स्टैम्प्स एंड अदर आइटम्स ऑफ फिलैटली, जैसे फर्स्ट डे कवर्स हैं, इंफॉर्मेशन शीट्स हैं। डाक टिकट संग्राहकों को स्टैम्प और फिलैटली की अन्य वस्तुएं प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं फिलैटली ब्यूरो। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ओपन फिलैटली ब्यूरो एट स्टेट कैपिटल्स, इंपोर्टेंट सिटीज, फिलैटली काउंटर एट इंपोर्टेंट सिटीज एंड टाउन। डाक विभाग ने फिलैटली ब्यूरोज कहाँ पे खोले हैं? राज्यों की राजधानियों, महत्वपूर्ण शहरों या फिर महत्वपूर्ण शहरों और कस्बों में डाक टिकट ग्रह संग्रह काउंटर खोले हैं। ओल्ड इश्यूज अवेलेबल अप टू 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जो पुराने जारी किए हुए डाक टिकट हैं जारी होने की तारीख से लेकर 6 महीने तक वहाँ पे उपलब्ध रहते हैं। दोज हु कैन नॉट पर्सनली ऑब्टेन दीज आइटम्स, कोई भी व्यक्ति जो पर्सनली जाके या व्यक्तिगत रूप से इनको प्राप्त नहीं कर सकता है, कैन ओपन अ डिपॉजिट अकाउंट इन वन ऑफ द फिलैटली ब्यूरो एंड ऑब्टेन देम रेगुलरली। तो वो किसी भी फिलैटली ब्यूरो में जाके एक अपना डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकता है और इस तरह की आइटम्स को रेगुलरली प्राप्त कर सकता है। डोमेस्टिक फिलैटली डिपॉजिट अकाउंट सिस्टम, घरेलू फिलैटली जमा खाता प्रणाली, अवेलेबल एट ऑल फिलैटली ब्यूरोज इन इंडिया। ये भारत के सभी फिलैटली ब्यूरोज में उपलब्ध है। अकाउंट होल्डर्स कैन गेट द कमेमोरेटिव एंड अदर स्पेशल इश्यूज ऑफ स्टैम्प्स, फर्स्ट डे कवर्स, इंफॉर्मेशन शीट्स विच आर डिस्पैच्ड टू देम ऑटोमेटिकली व्हेन न्यू इश्यू इज ब्रॉट आउट। खाता धारक डाक टिकटों के सम्मारक और अन्य विशेष प्रकाशन, फर्स्ट डे कवर, सूचना पत्र प्राप्त कर सकते हैं जो उन्हें एक नया प्रकाशन आने पर खुद ब खुद यानी कि स्वचालित रूप से ऑटोमेटिकली भेज दिए जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने वैल्यू पेबल आर्टिकल्स के बारे में किया, जिसमें हमने आईपीओस के बारे में किया और जिसमें हमने किया फिलैटली के बारे में। और ये चीज़ें आपको फिर से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में देखने को मिलेंगी, लेकिन थ्योरी में अगर आपने डिटेल में इनको पढ़ना है तो यहीं से आपको ये मिलेंगे। तो अच्छे से आपने इनको समझ लेना है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोई भी बुक्स चाहिए एमटीएस पोस्टमैन या पीए के एग्ज़ाम के रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में आपको साइट का लिंक मिल जाएगा जहां से आप बुक्स परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।